Hello everyone. Hi Sangini, Vidhi. Okay. Hi Tanesh. Okay. So guys, हमने लास्ट क्लास में कुछ टर्म्स पढ़ी थी. Those terms are यूजफुल फॉर योर अकाउंट्स. जो हमको अकाउंट्स के अंदर यूज होती हैं, ऐसे हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी. ठीक है. आज हम पढ़ते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंट्स. कि अकाउंट्स के आपके कुछ एडवांटेज क्या होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज क्या होते हैं. तो डिसएडवांटेज जो है, वैसे तो हम बोल सकते हैं कि अकाउंट्स का कोई डिसएडवांटेज नहीं होता. ठीक है, बट हम बोल सकते हैं इसको लिमिटेशंस. लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट्स. डिसएडवांटेज वर्ड का मतलब हुआ लॉस. तो अकाउंट्स का एक्चुअली में अपने आप में कोई लॉस नहीं होता. बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि अकाउंट्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं. अकाउंट्स जो होता है वो कुछ चीजें नहीं कर पाता. मतलब कहीं कहीं पे अकाउंट्स भी सुपरमैन नहीं बन सकता. तो दैट्स वाई जो है, देयर आर सम एडवांटेजेस एंड सम लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट्स. अब हम 3-4 क्लासेस से यही पढ़ रहे हैं कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है. अकाउंट्स का मतलब होता है आपका रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द बेस्ट मैनर, सो दैट कि हर बंदा उसको समझ पाए. ठीक है. अकाउंट्स का मतलब कि हर बंदा समझ पाए, इस तरीके से उसको रिकॉर्ड कर. अब अब हम बुकिश लैंग्वेज से पढ़ते हैं. आप में से किस किस के बुक्स हैं? कोई भी बुक्स हो. वो ऑल हैव बुक्स. एक दो. प्रगति हैव बुक, सिद्धार्थ हैव बुक. और बाकियों के पास? किस किस के पास बुक्स हैं? हर्ष के पास नहीं है बुक. विधि के पास भी नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं. तो गाइस, जिसके पास बुक्स नहीं है वो थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट करना, और जिसके पास बुक्स हैं वो बुक्स में से भी साथ के साथ स्टडी कर सकते हो. ठीक है. तो जिसके पास बुक्स नहीं है वो मैं बुक्स में से इधर रीड करके आपको समझाऊंगा, तो यू कैन इजीली डू द थिंग्स. ठीक है. मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक डोंट हैव बुक्स. सो कोई इशू नहीं है गाइस. ठीक है. हम उसको नॉर्मली थोड़ा सा ब्रीफ करके पढ़ते हैं. ठीक है. सो हमारा अकाउंट्स का जो मतलब था, अकाउंट्स का मतलब था रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. कि हमको अकाउंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को सबसे बेस्ट टू बेस्ट तरीके से लिखना है. ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो एक्चुअल में हमारा 11th 12th का कोर्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका ये मतलब है. अब हम क्यों अकाउंट्स बनाते हैं, क्या आपका मेन लॉजिक होता है हमारा अकाउंट्स बनाने के पीछे? फर्स्ट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस. ठीक है. ये तो बहुत सिंपल सा चीज है कि हमको बिजनेस की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहती है. भाई, मेरे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, मेरे कितने एसेट्स पड़े हैं, कहाँ कहाँ पे मेरी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, मेरे पास आज की डेट में कितने फंड्स हैं, अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता. नो, कॉस्ट टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो हमारे कोर्स में नहीं है. अकाउंट्स की बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. वो जो है आपकी ग्रेजुएशन एंड फर्दर कोर्स में होगा. 11th एंड 12th में हमारा सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दैट मीन्स रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सिर्फ यही है. ठीक है. ओके. तो बिजनेस में हमको सबसे पहले तो अकाउंट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज कि वो हमको सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करता रहता है. कि
हम हर चीज हमको एग्जैक्टली पता होती है, हम डिसीजन मेकिंग इजीली कर सकते हैं। अकाउंट्स जो होता है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ अकाउंट्स इज इट प्रोवाइड्स बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स बिजनेस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से बिजनेस डिसीजन मेकिंग इजी कर सकता है, जिसकी वजह से जो बिजनेस है उसको कहीं पे भी कोई भी अगर स्टेप लेना हो तो इंफॉर्मेशन उसके बाद टिप्स पे होती है। ठीक है। सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है उसमें प्रॉफिट लॉस भी आता है, उसमें सैलरीज भी आती हैं, सेल्स भी आती हैं, मार्केटिंग भी आती है, बजट भी आता है, कब कौन सा डिसीजन लेना है, इसके लिए कोई भी चीज पूछी जा सकती है। ठीक है। तो सबसे पहला आपका सबसे बड़ा एडवांटेज कि जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है यूजर्स को वो इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकंड इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, आपका जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट को अकाउंट्स कहाँ पे यूज आता है? मैनेजमेंट को अकाउंट्स यूज आता है कि जब उसको डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है। पास्ट में क्या अच्छा करा, कैसे पता चलेगा? हमारे रिजल्ट्स अच्छे आए तो अच्छा हुआ। फ्यूचर में क्या बुरा करा, कैसे पता, ओ सॉरी, पास्ट में क्या बुरा करा, कैसे पता चलेगा? हमारे अगर रिजल्ट्स बेकार आए तो पता चलेगा। जो मैनेजमेंट को फ्यूचर के लिए पॉलिसीज बनानी होती हैं, वो पॉलिसीज जो बनानी होती हैं उसके लिए हमको एक पास्ट का रिकॉर्ड पे ध्यान देना पड़ता है। इस वजह से मैनेजमेंट को असिस्ट करता है आपका, उसके लिए भी हमको अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। थर्ड इज योर थर्ड इंपॉर्टेंट, रिप्लेस मेमोरी। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस वन इज रिप्लेसेस मेमोरी। अब क्या आपको याद है कि 6 महीने पहले आपने अपने फ्रेंड को बर्थडे पार्टी में कितने रुपए की ट्रीट दी थी? नहीं, किसी को याद नहीं होगा। किसी को ये याद है कि हम लास्ट टाइम जब छोले भटूरे खाने गए थे, उस शॉप पे एग्जैक्ट हमारा खर्चा कितना हुआ? माइट भी किसी को याद हो, किसी को ना याद हो। ठीक है। लास्ट टाइम जब हम क्या कहते हैं कहीं घूमने गए थे, तो उस जगह पे हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ था? ठीक है। ये किसी को याद नहीं होगा, थोड़ा बहुत याद भी होगा तो एग्जैक्टली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जो है, हमारा हमारा जो मेमोरी है वो मेमोरी में चीजें होती हैं, बट उनको हम बहुत लंबे टाइम तक सारी चीजों को याद नहीं रख पाते, और रख भी पाते हैं तो उसको कंपाइल नहीं कर पाते। कंपाइल का मतलब हम उसको एग्जैक्ट एक एक सिंगल जगह पे नहीं रख पाते, तो हम भूल जाते हैं। सो जो भी हम ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं वो हमारी मेमोरी को रिप्लेस करके आपका पेपर पे लिख लेती है, जिसकी वजह से हम कोई भी गलती नहीं करते हैं। जो आज हुआ वो हमको ध्यान है, आज मुझे ध्यान है मैंने दोपहर को प्लम्बर को कितने पैसे दिए, बट मुझे नहीं ध्यान कि 3 महीने पहले सेम प्लम्बर आया था तो मैंने कितने पैसे दिए थे। बट अगर लिखा हुआ है तो मुझे याद रहेगा। सो व्हाट वी आर डूइंग इन अकाउंट्स, वी आर रिप्लेसिंग अवर मेमोरी, कि जो हमारे दिमाग में है उसको बस हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को लिखते जाएं, जिसकी वजह से हमारी कोई भी चीज में भूल चूक ना हो, जिसमें कहीं पे भी कोई मिस्टेक ना हो। तो इट रिप्लेसेस मेमोरी। सिस्टमैटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स गिव्स अस अ रिमाइंडर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। बार बार हमको ट्रांजेक्शन्स ऑफ रिमाइंडर देते रहते हैं, मुझे किससे कितना पैसा लेना है, मुझे किसको कितना पैसा देना है। ठीक है। और अकाउंट्स हमको उसके बारे में नेसेसरी इंफॉर्मेशन टाइमली बताता रहता है। किसी ने हमें बोला था जी 4 महीने बाद मुझसे पैसे ले लेना। अब अगर मैं सिर्फ दिमाग में रखूंगा तो कोई जरूरी नहीं है कि 4 महीने बाद मुझे याद आएगा कि मुझे इससे इतने पैसे लेने हैं, मैं भूल भी सकता हूँ। सो दैट्स व्हाई accounts replaces memory. Then facilitate comparative study, acts as a proof. Yes, Siddharth, it acts as a proof. Next is facilitates
कंपैरेटिव स्टडी फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी का मतलब होता है कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उस टाइम पे मेरी फर्म को दूसरी फर्म के साथ कंपेयर करना इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है? क्योंकि जिस लॉज और जिस तरीके से मैंने बनाया होगा उसी तरीके से दूसरे ने बनाया होगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई उसने भी वही की है और मैंने भी वही की है। चार्टेड अकाउंटेंट उसके भी उसी तरीके से समझते हैं, मेरे भी उसी तरीके से समझते हैं। जो वर्ड्स हैं वो भी ये यूज करता है, मैं भी ये यूज करता हूँ। तो जो जो सिस्टम हमने फॉलो करा होगा एक वही सिस्टम है, बस जो सबने फॉलो करा होगा, क्योंकि वही गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो उसकी सेल्स और मेरी सेल्स कंपेयर कर सकता हूँ। हमारी लास्ट ईयर की सेल्स और हमारी इस साल की सेल्स कंपेयर हो सकती हैं। तो कंपैरिजन कैन बी बिटवीन टू डिफरेंट फर्म्स एंड कंपैरिजन कैन बी बिटवीन आवर ओन फर्म बिटवीन 2 years। दो अलग अलग सालों में भी हो सकता है और दो अलग अलग ईयर्स में भी फॉर्म्स में भी हो सकता है। तो दैट मीन्स कि कंपैरेटिव स्टडी जो है वो आपका अकाउंट्स की वजह से पॉसिबल हो जाती है। बहुत बार हम जब कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने बोला कि यार मैं 10,000 रुपये का एक्सपेंस करता हूँ, 1 लाख की इनकम होती है। विद एक्सपेंस ऑफ 10,000 माई इनकम इज 1 लाख। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई, मैं तो बस बहुत ही अच्छा कर दिया। अब 10,000 पे 1 लाख की इनकम होना, मैं अपनी फर्म बनाता हूँ और अपनी फर्म के साथ में अपने पड़ोसी में एक दूसरी फर्म है उसके अकाउंट देखता हूँ। मैं देखता हूँ भाई ये तो 3,000 रुपए के एक्सपेंस में 1 लाख की इनकम कर रहा है। तो दैट मीन जहां मैं खुश हो रहा था तो मैं बहुत अच्छा नहीं कर रहा था, वो मेरे लिए बेकार हो रहा था। तो दैट्स वाई वहां पे कंपैरिजन करने से हमको अपनी गलतियां और अपनी खूबियां दोनों पता चलती हैं। तो अकाउंट्स बनाने से हमको कंपैरेटिव स्टडी करना इजी हो जाता है। क्लियर? या निताक्षी, दिस पॉइंट इज कि जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर दो जगहों पे होता है। देखो जैसे कि अब मैं ह्यूमन बिहेवियर की बात करता हूँ। मैं 2 गिलास पानी पीता हूँ, ठीक है। अब 2 गिलास पानी पीता हूँ मैं, इन दैट केस मैं दूसरे से बेटर हूँ या नहीं, कब तक नहीं बता सकते जब तक मैं कंपेयर नहीं करूँगा। आपके सामने एक बंदा आया जो कहता है जी मैं तो 1 गिलास पानी पीता हूँ, तो आप बोलोगे कि यस माई कैपेसिटी इज मोर, आई एम गुड। एक दूसरा बंदा आया जो कहता है जी मैं तो 3 गिलास पानी पीता हूँ, तो योर कैपेसिटी इज लेस। तो आप दूसरे के कंपैरेटिवली अच्छा कर रहे हो या मार्केट के कंपैरेटिवली बुरा कर रहे हो, इस चीज के लिए आप तब तक नहीं बता सकते जब तक कंपेयर नहीं करो। एंड कंपेयर करने के लिए आपको बेस सेम चाहिए। अगर मैं जिस हिसाब से अकाउंट्स बना रहा हूँ सामने वाला भी उसी तरीके से अकाउंट्स बना रहा है तो ही कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं डिफरेंट चीज कर रहा हूँ दूसरा वाला डिफरेंट चीज कर रहा है तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमको गवर्नमेंट ने एक ऐसा सेटअप दिया है जिस सेटअप में हर बंदा सेम तरीके से ही अकाउंट्स बनाएगा। उस वजह से वी कैन कंपेयर डिफरेंट फॉर्म्स। हमने जिस तरीके से लास्ट ईयर अकाउंट्स बनाए होंगे उसी तरीके से हमने इस साल भी अकाउंट्स बनाए होंगे। सो वी कैन कंपेयर बिटवीन द लास्ट ईयर एंड बिटवीन द दिस ईयर। मैं दोनों को साइमल्टेनियसली रखूंगा, मैं कहूंगा यार लास्ट ईयर ये रिजल्ट था, इस साल ये रिजल्ट है, वाई, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया। तो इस वजह से आपका जो है कंपैरेटिव स्टडी सेम सेम कंसेप्ट और सेम लॉजिक्स होने की वजह से यू कैन कंपेयर इट, और कंपेयर करने के बाद अच्छा और बुरा उसके अंदर से आप जज कर सकते हो। ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन, योर फिफ्थ वन इज सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। अब सोचो आपका गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट आके आपको बोले कि भाई मेरे को तो तू शक्ल से बहुत अच्छा लग रहा है, चल तेरा 1 लाख रुपए का टैक्स। और दूसरे बंदे को बोले यार तेरी तो बहुत छोटी सी दुकान है, तू क्या कमाता होगा, तो इन दैट केस तू तो ऐसा कर टैक्स में 5,000 रुपये दे दे। तो ऐसे तो काम चल सकता है? नहीं चल सकता। कि जिसका बिजनेस बड़ा दिख रहा है उससे ज्यादा टैक्स ले लो, जिसका कम दिख रहा है उससे कम टैक्स ले लो। ऐसा बिजनेस चल सकता है?
क्या जरूरी है कि बड़ी जिसकी कंपनी हो उसकी इनकम भी ज्यादा हो, जिसकी छोटी कंपनी हो उसकी इनकम भी कम हो? इज इट ट्रू और नॉट? नो, क्या पता छोटी वाली की, सदर में छोटे छोटे दुकान वाले बहुत सारे बैठे हैं, उनकी इनकम बहुत अच्छी है, ठीक है, और माइट भी जो है कहीं पे एक कोने में रोहिणी या पीतमपुरा या अशोक विहार के किसी कोने में कोई बंदा आपका जो है शॉप खोल के बैठा है बहुत बड़ी और उसकी इनकम बहुत ही कम हो। तो इन दैट केस वी कैन से दैट कि जरूरी नहीं है कि छोटी दुकान वाला कम कमा रहा हो, बड़ी दुकान वाला ज्यादा कमा रहा हो, बट ये चीज गवर्नमेंट को कैसे बताएं? वो तो साल में एक बार आएगा। तो गवर्नमेंट को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो किसी के पास भी जाए सारे लोगों ने सेम तरीके से बना रखा हो। गवर्नमेंट बोले कि भाई मैंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें चीटिंग का स्कोप नहीं है, अगर तुम चीटिंग करोगे तो मुझे पता चल जाएगा। अब उसकी वजह से कोई बंदा भी चीटिंग नहीं करता है, सब बंदे सेम तरीके से अकाउंट्स बनाते हैं, और गवर्नमेंट का कितना टैक्स बन रहा है वो वाला टैक्स भी गवर्नमेंट को पता चल जाता है, और जो इतना टैक्स बनता है उसकी लायबिलिटी गवर्नमेंट आपसे ले सकती है अगर आप अकाउंट्स नहीं बनाओगे। गवर्नमेंट कहती है जी आपका आपका जो टैक्स है, टैक्स के बिना तो इकोनॉमी चल नहीं सकती। अब एक चीज बताओ, बिना टैक्स के इकोनॉमी चल सकती है गाइस? नहीं, बिना बिना टैक्स के नहीं चल सकती। ओके, टैक्स देना सबको बुरा लगता है, किसी को भी टैक्स देना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भाई मेरी जेब से कुछ पैसा अगर कोई बंदा लेके जाएगा तो मुझे बुरा ही लगेगा। नो बडी लाइक्स टैक्स, बट इट्स अ फैक्ट कि बिना टैक्स के भी इकोनॉमी चल नहीं सकती। क्या गरीब के पास पैसा होता है कि वो टैक्स दे पाए? उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो दैट्स वाई आपका गरीब के पास कोई पैसा नहीं है कि वो टैक्स दे पाए। अब आते हैं मिडिल क्लास। क्या मिडिल क्लास जो पर्सन है वो इतना टैक्स दे सकता है कि पूरी इकोनॉमी चल जाए? वो कहेगा जी मैं जो टैक्सेशन लाइन होती है ना उससे थोड़ा सा ही ऊपर हूँ, तो इन दैट केस अगर 5 लाख की टैक्सेशन लाइन है तो मेरी तो 6 7 8 10 लाख तक की इनकम है, मेरे से आप टैक्स लोगे तो 10 20 30 हज़ार का टैक्स बनेगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं जी, दे दूंगा मैं। उससे भी इकोनॉमी नहीं चल पाएगी। अब आते हैं बहुत अमीर वाले आदमी। जो बहुत अमीर वाले आदमी होते हैं ना, इकोनॉमी चलती है उससे। क्यों? क्योंकि जो बहुत अमीर आदमी है जिसकी इनकम है 1,000 करोड़, 1,000 करोड़, उससे गवर्नमेंट कहती है जी आपका टैक्स जो है, आपका टैक्स मैं लूंगी, इनकम टैक्स कितने परसेंट? 33%। इधर इट्स रिलायंस टाटा, कोई भी ले लो बड़ी कंपनी, तो आपका टैक्स मैं लूंगी 33%। अब वो कहते हैं जी ठीक है 1,000 करोड़ का फायदा हुआ, उसमें से 330 करोड़ ले लो आप, तो मैं आपको टैक्स देता हूँ। गवर्नमेंट कहती है कि इसने 333 करोड़ दे दिया, इट्स ओके, अगर ये थोड़ा सा ज्यादा भी दे देगा इसको फर्क नहीं पड़ेगा, बट और लोग जो हैं उनको बहुत फायदा हो जाएगा। तो जो बहुत अल्ट्रा रिच लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट को सस्टेन करने के लिए उनके ऊपर वेल्थ टैक्स जो है वो लगाया जाता है कि आपकी वेल्थ, आपकी इनकम बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप खानदानी अमीर टाइप लोग हो, आपकी बहुत प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, आपकी इनकम जो है वो इनकम के कंपैरेटिवली आपको टैक्स जो है वो भी ज्यादा ही देना चाहिए जिससे कि बाकी इकॉनमी सर्वाइव कर सके। वो अमीर बना कहाँ से होगा? वो अमीर इसलिए बना होगा क्योंकि लोग जो हैं, लोगों ने उसकी इनकम बहुत लोगों ने उसको बहुत ज्यादा सामान खरीदा होगा उससे। अगर लोग अमीर नहीं होंगे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं होगा, इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, तो उसका कोई सामान नहीं खरीदेगा। अगर रिलायंस के लिए इंडिया में मार्केट नहीं होगी तो रिलायंस का सामान कौन खरीदेगा? कस्टमर्स के पास पैसा नहीं होगा तो रिलायंस का सामान कौन खरीदेगा? अगर गवर्नमेंट उसको एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं देगी तो इन दैट केस रिलायंस का फोन कौन खरीदेगा? तो दैट्स वाई बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो इसलिए वेल्थ टैक्स ओवर एंड अबव द इनकम टैक्स भी देते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई आपका सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी के लिए भी आप अकाउंट्स बनाते हो, गवर्नमेंट जो है उसको वेरीफाई करके आपसे टैक्स ले लेती है, गवर्नमेंट का टैक्सेशन का काम भी ईजी हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट इज योर फैसिलिटेट्स लोन। आपको लोन लेने में हेल्प करता है। लोन लेने में हेल्प कैसे करा? इसने लोन लेने में हेल्प कैसे करा? एनीवन? हाउ डज योर अकाउंट्स फैसिलिटेट्स लोन्स? गाइस, यस सिद्धार्थ। सो जैसे ही बैंक्स होते हैं, बैंक्स हमारे अकाउंट्स को देख के ही देखते हैं कि ये पर्सन कितना सॉलिड है। अगर ये पर्सन बहुत सॉलिड है, ही कैन पे। उसको सॉलिड कैसे पता चलता है? मेरे अकाउंट्स देख के। इसके पास कितनी ज़मीन है, कितनी इंडस्ट्रीज हैं, कितने प्रॉफिट्स कर रहा है। तो आपका जितना ज़्यादा मैं स्ट्रांग बंदा होऊंगा, उतना ज़्यादा जो है मेरी रीपेमेंट करने की फैसिलिटी उतनी ही स्ट्रांग होगी, मेरे बैंक करप्ट होने की जो है पॉसिबिलिटी उतनी ही कम होगी। इस वजह से वो हमें बैंक लोन इजीली दे देते। ठीक है, तो दैट्स व्हाई फैसिलिटेशंस ऑफ लोन जो होता है वो भी हमारे स्ट्रांगनेस देख के दिया जाता है, और जो जो स्ट्रांगनेस होती है वो हमारे अकाउंट्स के बेसिस पे पता चलती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट। अब दो पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो गई, आपकी आपके लेंडर से लड़ाई हो गई, बैंक से आपका कुछ प्रॉब्लम आ गया, प्रॉपर्टी का कुछ प्रॉब्लम आ गया। अब जब कोई भी आपका प्रॉब्लम आता है तो उसमें पैसे की ट्रांजैक्शन तो हुई होगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे को तेरी शर्ट का रंग पसंद नहीं आ रहा, चल मेरे को प्रॉब्लम आ गई। ऐसा भी नहीं होगा कि मेरे को तेरा हेयर कट पसंद नहीं आ गया, मुझे तेरे से प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम तो यही होगी, भाई तूने पैसा इतना देना था, तूने नहीं दिया। तू इतना पैसा जो है मेरे को अगर दे देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटरेस्ट इतने परसेंट हुआ था, इंटरेस्ट तूने कम परसेंटेज दिया है, तुमने पैसा दिया या नहीं दिया, कमिटमेंट तोड़ा या नहीं तोड़ा, कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो इन दैट केस अगर हमने किसी से कोई कमिटमेंट करा था 4 साल पहले, तो वो 4 साल पहले उसके रिकॉर्ड्स हमारे अकाउंट्स में लगे हुए होंगे, गवर्नमेंट से प्रूव्ड होंगे। अब मैं पीछे डेट में जाके तो वो रिकॉर्ड चेंज नहीं कर सकता ना। तो दैट्स व्हाई कोर्ट भी ये कहती है कि ये चीज ट्रायल है, टेस्टेड है, वेरीफाइड है, और आपका 4 साल पहले ही लिखी हुई है। तो दैट्स व्हाई हम इसको एज अ प्रूफ भी मान सकते हैं। तो आपका एविडेंस इन कोर्ट्स में चलाने के लिए भी आप अकाउंट्स को रेफर कर सकते हो, बिकॉज इट इज, वो जो अकाउंट्स होते हैं वो ऑडिटर्स चेक करते हैं, वो सीए चेक करता है, वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं, और आप भी उस पर साइन करते हो कि भाई मैंने भी कोई चीटिंग नहीं की। तो दैट्स व्हाई इस पे बहुत सारे लोग होते हैं जो इसके ऊपर साइन करके इसको ऑथेंटिसाइज करते हैं, इसलिए वो एविडेंस इन कोर्ट भी चल जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। बिजनेस बेचने में कैसे काम आते हैं अकाउंट? बिजनेस बेचने में अकाउंट्स का क्या रोल? एनीवन? बिजनेस बेचने में अकाउंट्स का क्या रोल? गाइस अपनी टाइपिंग स्पीड जल्दी दिखाओ, जैसे आप व्हाट्सएप पे कर रहे होते हो उतना फास्ट टाइप करो। गुडविल कैन बी डिटरमाइंड। गुडविल तो सिद्धार्थ बहुत बाद की चीज है, उससे उसके अलावा भी और भी कोई चीज हो सकती है। हाउ प्रॉस्पेरस इज बिजनेस? ओके फाइन, एनीवन एल्स? या एसेट्स, यू कैन से दैट कि अकाउंट्स जो है उसको देख के आज की डेट पे बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी है। एसेट्स का मतलब कितना सामान है, और लाइबिलिटी का मतलब कितना उधार है। तो बिजनेस के पास कितनी उधार है और कितना सामान है, ये चीज की सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हो सकती है।
बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है लास्ट 3-4 सालों से, ये आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। बिजनेस का सेल्स क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। तो दैट्स व्हाई आपका फैसिलिटेट द सेल ऑफ द बिजनेस जो है वो बहुत इजीली हो सकता है। इन केस अगर आप बोलते हो कि आपके अकाउंट स्ट्रांग हैं तो सामने वाला पर्सन आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट या सेल आपके बिजनेस को खरीदने के लिए ज़्यादा जल्दी राजी होगा। अगर आप बोलोगे कि आपका बिजनेस जो है लॉस में जा रहा है, सो दैट्स व्हाई वो आपका इतनी इजीली बिजनेस नहीं खरीदेगा। एग्जाम्पल, आपका एक स्कूल है। अब स्कूल जो है, आपने कहा यार मुझे स्कूल बेचना है, ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है स्कूल्स के रिकॉर्ड्स ले आओ, अकाउंट्स ले आओ। अब स्कूल्स में क्या हो सकता है, टीचर्स, मेंटेनेंस, फीस, मेन ये 3 चीजें होंगी। मैंने अकाउंट्स खोला लास्ट ईयर, मैंने कहा आपके पास कितने टीचर्स हैं, आपने कहा सर हमारे पास 15 टीचर्स हैं। मैंने कहा क्लास 12 15 टीचर्स, चलो इट्स ओके। हर टीचर की कितनी सैलरी है, अकाउंट्स में लिखा हुआ है 30,000 देते हैं उनके अकाउंट में। तो मैंने कहा ठीक है, ये मुझे पता चल गया, ठीक है करेक्ट फाइन। बच्चे कितने हैं, उन्होंने कहा सर 500 स्टूडेंट्स। फीस कितनी है, दिख गई मेरे को। अब मेरे को मोटा मोटी सारी चीजें समझ में आ गई। मुझे समझ में आ गया कि जो फीस आती है वो इतनी है, जो टीचर्स को देते हैं वो इतनी है, और लास्ट 3 साल के रिकॉर्ड्स हैं तो झूठ कहीं से नहीं है। अब इस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है ये एग्जैक्टली मुझे समझ में आ गया। स्कूल के पास अपनी ज़मीन है या रेंटेड ज़मीन है, समझ में आ गई। स्कूल के पास अपनी बसेज हैं, रेंटेड बसेज है, समझ में आ गया। स्कूल जो है वो को करिकुलर एक्टिविटी से कितने अर्न कर रहा है, समझ में आ गया। तो दैट्स वाई उसके रिकॉर्डिंग के हिसाब से हम बिजनेस को, स्कूल जो है उसको खरीदना है या नहीं, मेरे लिए वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, इसका डिसीजन ले सकते हैं। तो दैट्स वाई जो है अकाउंट्स आपको सेल्स और बिजनेस में भी जो है हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्प इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या था गाइस, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या था, बैंकरप्ट। यस, जिस टाइम पे आप बैंकरप्ट हो रहे हो उस टाइम पे अनेबल टू रिकवर, उस टाइम पे हम उसको बोल सकते हैं द पर्सन इज इंसॉल्वेंट। तो जिस टाइम पे आपके पास कुछ नहीं बचता, आप गवर्नमेंट को जाके बोलते हो जी मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं तो दिवालिया हो गया या बैंकरप्ट हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, तो गवर्नमेंट कहती है लेके आओ अपने अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स लाओ, तुम्हारे अकाउंट्स देख के हम बताएंगे कि तुम सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। तो विजय माल्या आया, विजय माल्या बोलता है कि सर मैं तो बैंकरप्ट हो गया, मैं पैसे नहीं दे सकता। तो वो छोड़ के भाग गया, लंदन निकल गया। जब वो लंदन निकल गया तो इन दैट केस हमने उनके अकाउंट्स को ढूंढा, उनके अकाउंट्स को खोला। गवर्नमेंट ने देखा भाई ये इस बंदे ने तो कुछ चीटिंग कर रखी है, ठीक है। अब अगर तुमने चीटिंग कर रखी है तो उस केस के अंदर तुमने अगर पर्सनल अपने खर्चे के लिए कुछ पैसे निकाले, वो कहेगी वापस लाओ। ओरिजिनल बैंकरप्ट हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर तुमने चीटिंग करी है, तुम किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो और उसके बाद तुम बैंकरप्ट हो रहे हो, तो इन दैट केस तुम पहले पैसे वापस लाओ, तुम्हारी जमीनें बेचेंगे, तुम्हारे बाकी चीजें बेचेंगे, और वहां से वो पैसा रिकवर करके लोगों में बांटेंगे। तो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी जो है वो आपका कोर्ट या गवर्नमेंट जो है आपके अकाउंट्स की हेल्प से कि सही वजह से गलत वजह से कितने एसेट्स हैं आपके पास, कितने नहीं हैं। जैसे कि विजय माल्या ने दिखाया कि 1,000 करोड़ की लैंड है, विजय माल्या ने बिजनेस की 1,000 करोड़ की लैंड 50 करोड़ में अपने भाई को बेच दी। बिजनेस की 1,000 करोड़ की लैंड 50 करोड़ में अपने अगर भाई को बेची तो बिजनेस को तो 950 करोड़ का लॉस हो गया। उस केस में जो बिजनेस है वो बिजनेस तो लॉस में जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, बट उसका भाई या वो खुद जो भी है
वो 950 करोड़ रुपए कमा गए। तो अगर इस टाइप की ट्रांजेक्शन्स करने के बाद आप बैंकरप्ट हुए हो, तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं जी, आपने चीटिंग करी थी, अब वो पूरी की पूरी जमीन मेरे कब्जे में है, वो मेरी प्रॉपर्टी हो गई है। मैं लोगों को, अगर आपको पैसा देना है तो यहां से पैसा निकाल के तब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें। क्लियर? फाइन। अनेबल टू रिकवर। ओके, फाइन। सो इंसॉल्वेंसी का मतलब ये इन केस अगर आपको संगिनी अ, कहीं पे भी कोई पैसा डूब रहा होता है, तो बिजनेस जो जो जब आपकी इंसॉल्वेंसी हो रही होती है तो कोर्ट कहती है कि पहले हम ये चेक करेंगे कि आप सही बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। इन केस अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपको हम पहले अकाउंट चेक करेंगे कि आपने कोई पैसा खुद तो नहीं खा लिया। अगर आपने खुद खा लिया है तो हम उसको रिकवर करेंगे। कुछ लोग झूठ बोल के भी इंसॉल्वेंट हो सकते हैं ना, कि भाई मैंने तो झूठ बोला, मैंने पैसा खुद रख लिया अपने पास और अपनी बिजनेस को बोल दिया ये इंसॉल्वेंट हो गया। तो दैट्स वाई आप इंसॉल्वेंट जो है वो नहीं हो सकते हो। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपको लोगों का पैसा देना पड़ेगा। आपके क्रेडिटर्स होंगे, बैंक होगा, बाकी लोग होंगे, इनको आपको पैसा देना पड़ेगा। आप बिना इनको पैसा दिए नहीं भाग सकते। और अगर आप कहते भी हो तो आपके जितने एसेट्स हैं उनको हम, जो कोर्ट होगा वो कहेगा जी अब इनको हम क्या कहते हैं ऑक्यूपाई करते हैं, और जिन लोगों को पैसा आपको देना है हम देते हैं। तो अकाउंट्स की हेल्प से उसको चीटिंग और कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट के लिए बचा हुआ है इसकी नॉलेज मिल जाती है। ठीक है, संगनी क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज हेल्प इन पार्टनरशिप फॉर्म। हेल्प्स इन पार्टनरशिप फॉर्म। जब आपकी एक पार्टनरशिप फर्म होती है तो उसमें दो पार्टनर्स होते हैं। एक पार्टनर का कुछ काम है, दूसरे पार्टनर का कुछ काम है, तीसरे पार्टनर का कुछ और काम है। एक पार्टनर यूएस में बैठा हुआ है, एक पार्टनर इंडिया में बैठा हुआ है। तो जो पार्टनर इंडिया में बैठा हुआ है, फाइनेंस सारा का सारा उसके हाथ में। ठीक है, जो पार्टनर यूएस में बैठा हुआ है वो डीलिंग्स कर रहा है। इंडिया वाला नॉर्मल सामान खरीद रहा है, बेच रहा है। अब यूएस वाले को ये कैसे पता चलेगा कि इंडिया वाला चीटिंग तो नहीं कर रहा? तो जो यूएस वाला है वो आपका पार्टनरशिप फॉर्म में अकाउंट जो बन रहे होंगे वो कहेगा जी रेगुलर मुझे अकाउंट्स दिखाते रहो। अकाउंट्स देख के उसको समझ में आता रहेगा जी ये खर्चा जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है। ट्रांसपेरेंसी रहती है एक्चुअली में। ठीक है, वो चीटिंग बचाने से बेटर वर्ड है कि इट प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, चीटिंग तो अगर कोई इंटेंशनली होगी तो वो अलग चीज है, बट एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी रहे कि जो जो हम चाह रहे हैं सामने वाले पर्सन को भी वही समझ में आ रहा है। ठीक है, हमने अगर चाहे 10 रुपए की चीज 12 रुपए में गलती से ले ली, वो पार्टनर समझ लेगा। बट आपने वो 10 रुपए की चीज जानबूझ के 12 की ली और 2 रुपए आप खुद खा रहे हो, तो वो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे, चाहे आप सब जगह सही हो, चाहे आपने कोई प्रॉब्लम नहीं कर रखी है, बट अगर आप सामने वाले पार्टनर को क्लैरिटी नहीं दोगे ना कि भाई ये वाली चीज में मेरे को प्रॉब्लम हुई है, तो आपका इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो हेल्प्स इन पार्टनरशिप फॉर्म एज इट इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ये आपका सेकंड वाला पॉइंट जो हमने करा था असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, वही वाला पॉइंट आपका आ जाता है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग कि आपको डिसाइड करने में, आपको कि भाई मेरे को फ्यूचर में क्या डिसीजन लेने हैं, उस चीज में आपको ये हेल्प करता है। तो इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग कि आपको फ्यूचर की पॉलिसीज जो है वो क्या बनानी है, गुड्स किस प्राइस पे बेचने हैं, कहाँ से परचेज करना है, एडवर्टीजमेंट कितना करना है, ये सारे के सारे की इस चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपका लेने में हेल्प करता है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट बुक्स के अगर हम अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस जो हमारी बुक्स के अकॉर्डिंगली लिखे हुए हैं। ये सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? फाइन।
ओके सो गाइज आज एक्चुअली मेरे को कहीं पे जाना है तो आज के लिए हम यहीं तक करते हैं। फाइन तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू बैक करते हैं। ठीक है, थ्योरी है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं हमारी इसके अंदर। संगनी इसमें एडिशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास। वैसे जो एडिशन है वो 2019 लास्ट ईयर का एडिशन का बुक है। ठीक है, ऑल दो जो थ्योरी है वो ऑलमोस्ट सब बुक्स में आपका सेम ही है, थ्योरी में कोई डिफरेंस नहीं है। जो प्रैक्टिकल भी होगा, प्रैक्टिकल के अंदर एक दो क्वेश्चंस के बस नंबर ऊपर नीचे होंगे, ऑल दो प्रैक्टिकल्स भी सारी की सारी बुक्स में सेम प्रैक्टिकल्स ही आ रहे हैं। ठीक है, तो हम आज के लिए गाइज यहाँ तक ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू बैक करेंगे। एंड तब तक के लिए आप अपनी जो बुक्स हैं या आपको ऑनलाइन बुक्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है।